हेलो विद्यार्थियों, मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही में पदस्थापित हूँ। आज अपन सीआरपीसी 1973 के एक विशेष चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है विचारण, ट्रायल। तो ट्रायल इन क्रिमिनल केसेज, तो आपराधिक मामलों में या दंडिक मामलों में विचारण की प्रक्रिया क्या होगी, विचारण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सीआरपीसी के सेक्शन 225 से लेके 260 तक जो प्रक्रिया दी गई है वो दंडिक मामलों में विचारण की प्रक्रिया दी गई है। तो विचारण को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले अपन सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। तो सेशन न्यायालय जो होता है उसके समक्ष विचारण की क्या प्रक्रिया होती है, उसका जिक्र सीआरपीसी के सेक्शन 225 से 237 के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद में वारंट मामलों में विचारण किस तरह से होता है। तो वारंट मामलों के विचारण को 2 पार्टों में बांटा गया है। एक तो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले और दूसरा है पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामलों पर संस्थित मामले। तो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले, पुलिस रिपोर्ट का संस्थित मामले का मतलब है एफआईआर वाले मामले, जिसमें जो विचारण की प्रक्रिया दी गई है सीआरपीसी के अंतर्गत वो सेक्शन 238 से 247 तक दी गई है। और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न अर्थात कंप्लेंट, परिवाद वाले मामलों के बारे में विचारण की प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में सीआरपीसी के अंतर्गत जो विचारण की प्रक्रिया दी गई है वो सेक्शन 244 से 249 तक में दी गई है। इसके बाद में समन मामलों का विचारण क्या होगा, इसके बारे में सीआरपीसी सेक्शन 251 से 259 तक दिया गया है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है संक्षिप्त विचारण। संक्षिप्त विचारण की जो प्रक्रिया है वो सीआरपीसी सेक्शन 260 से 265 तक के अंतर्गत दी गई है। अब सबसे पहले प्रश्न ये होता है कि विचारण होता क्या है। तो विचारण को सीआरपीसी के अंतर्गत 4 पार्टों में बांटा गया है। एक तो सेशन ट्रायल, दूसरा है मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल, तीसरा है समन मामले की ट्रायल और चौथा है संक्षिप्त ट्रायल। अब इसके बाद में सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि विचारण होता क्या है, व्हाट इज ए ट्रायल। ट्रायल क्या है। तो सीआरपीसी के अंतर्गत लगभग सभी परिभाषाएं विस्तार से दी गई है, लेकिन इसमें विचारण की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। जांच, अन्वेषण और न्यायिक प्रक्रिया, इन सब की परिभाषा सीआरपीसी के अंतर्गत दी गई है, लेकिन विचारण की डेफिनेशन सीआरपीसी के अंतर्गत नहीं दी गई है। तो सीआरपीसी में विचारण शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इस को प्रश्नगत अपराध या आरोप के संबंध में अभियुक्त के दंडिक दायित्व का निर्धारण करने के लिए न्यायालय में जो अभियोजन की कार्रवाई की जाती है उसे हम विचारण कहते हैं। तो साधारण शब्दों में विचारण को अपन ये समझ सकते हैं कि दंडिक मामलों में जो अपराधी के दायित्व का निर्धारण करने के लिए जो न्यायालय के द्वारा अभियोजन की कार्रवाई की जाती है उसे ही हम विचारण के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में इसके बारे में सीआरपीसी सेक्शन 225 से 265 के अंतर्गत प्रोविजन दी गई है। जितने भी अपराधों का विचारण किया जाता है उसमें ही प्रक्रिया लागू होती है, जिसमें भी मतलब आईपीसी के अंतर्गत जो भी आईपीसी जो अपन का जो दंडिक विधि या आपराधिक विधि का जो बेसिक कानून है, मतलब जो आधारभूत कानून है वो है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जितने भी डिफरेंट प्रकार के अपराध दिए गए हैं उनका जो विचारण है
उनकी जो ट्रायल है उसका जो ट्रायल वो सीआरपीसी सेक्शन 225 से लेकर 265 के अंतर्गत दिया गया है। लेकिन कुछ विशेष प्रकार के मामले होते हैं तो विशेष अधिनियम के अंतर्गत विचारण करने की क्या प्रक्रिया होगी। तो अगर किसी अपराध का विचारण करने के लिए किसी विशेष अधिनियम में कोई प्रक्रिया दी गई है तो उसी प्रक्रिया के अनुरूप होगा। अगर कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है तो उसका विचारण सीआरपीसी में दी गई प्रक्रिया 265 सेक्शन 225 से 265 के अंतर्गत ही उसका विचारण किया जाएगा। विचारण के सिद्धांत क्या है, तो सबसे पहले अपन सेशन ट्रायल की बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सेशन ट्रायल के अंतर्गत सेशन ट्रायल के समक्ष विचारण, तो इसका सेक्शन 225 से 237 में दिया गया है। तो सेशन कोर्ट किस तरह के मामलों को विचारण करेगा, तो उसमें 3 प्रकार के मामले होते हैं कि 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध, या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध, या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध से दंडनीय अपराध उन्हें सत्र न्यायालय या सत्र विचारण कहते हैं। अर्थात गंभीर प्रकृति के मामले जो होते हैं उनका विचारण जो है सेशन न्यायालय करता है। तो ये समझने की सत्र न्यायालय में उनका ही विचारण होता है गलत है, क्योंकि कुछ मामले परिवाद मामले भी विचारणीय होते हैं। तो 237 में शुद्ध रूप से गंभीर अपराधों के संबंध में नहीं है, जैसे कि सेक्शन 199(2) के अंतर्गत उच्च अधिकारियों की मानहानि से संबंधित जो विचारण किया जाता है वो सत्र न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। जब पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान किया जाता है और मजिस्ट्रेट यह पाता है या अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि अपराध अनन्यतः सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है, तो सबसे पहले सेक्शन 207 के अंतर्गत अभियुक्त को दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्रदान कर दी जाएगी। अगर दस्तावेज बड़ा है जिसकी प्रति नहीं दी जा सकती है तो उसका अवलोकन करा दिया जाएगा और उसके बाद सेक्शन 299 के अंतर्गत मामला विचारण के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द या सत्र न्यायालय को भेज दिया जाता है। अब 237 सत्र न्यायालय द्वारा विचारण की प्रक्रिया क्या होगी। सत्र न्यायालय में अभियोजन का संचालन कौन करेगा, तो सबसे पहले सेक्शन 225 सीआरपीसी के अंतर्गत विचारण का संचालन सत्र न्यायालय में विचारण का संचालन कौन करेगा, तो सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। तो सबसे पहले सीआरपीसी के सेक्शन 225 के अंतर्गत जो दिया गया है वो ये है कि विचारण का संचालन कौन करेगा। तो सत्र न्यायालय में विचारण का संचालन लोक अभियोजक के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में सीआरपीसी सेक्शन 226 के अंतर्गत अभियोजन के लिए मामला प्रारंभ किया जाना, तो प्रोसिक्यूशन के लिए मामला प्रारंभ किया जाना जब अभियुक्त धारा 209 के अधीन मामले की सुपुर्दगी के अनुसरण में न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है, लाया जाता है, तो लोक अभियोजक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को संबोधित करते हुए अभियोजन का मामला खोलता है। न्यायालय को यह बताता है कि अभियुक्त के विरुद्ध किस अपराध का दोषारोपण है, आरोप है और किस साक्ष्य सबूत के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए दोषारोपण को साबित करने की प्रस्तावना क्या है। तो सबसे पहले लोक अभियोजक मामले का संचालन करेगा, उसके बाद में अभियोजन के मामले को पूरे विस्तार से रखेगा कोर्ट के सामने। अब प्रश्न उठता है, क्या लोक अभियोजक को सुनने के बाद अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा आरोप की रचना कर दी जाए तो यह प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध होगा।
तो ये बिल्कुल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्योंकि सुनवाई का मौका दिया जाना, अभियुक्त का सुनने का मौका दिया जाना उसका मौलिक अधिकार है। जब बिना अभियुक्त के पक्ष को सुने कोर्ट किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सकता है। इसलिए अभियुक्त को सुनने के बाद में ही कोर्ट अपना निर्णय दे। केवल लोक अभियोजक को सुनने के बाद में अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा आरोप की रचना करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसके बाद में सेक्शन 227 में मामला जब लोक अभियोजक के द्वारा कोर्ट के समक्ष रख दिया जाता है, तो उसके बाद में कोर्ट यह पाता है कि मामले जो लोक अभियोजक के द्वारा जो मामला रखा गया है या अभियुक्त के विरुद्ध जो आरोप फ्रेम किए गए हैं, वो क्या वास्तविक उनमें कोई सच्चाई है या प्राइमा फेस मामला अभियुक्त के अगेंस्ट बनता है या नहीं, इसके बारे में जब कोर्ट संतुष्ट हो जाता है तो मामले को आगे बढ़ता है। अब तीसरा स्टेप जो है, जो सेक्शन 227 में डिस्चार्ज, उन्मोचन। यदि मामले के अभिलेख उसके साथ पेश किए गए दस्तावेज या अभिलेख, मतलब यदि मामले के अभिलेख उसके साथ पेश किए गए दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद लोक अभियोजक व अभियुक्त को सुनने के बाद न्यायालय को यह लगता है या समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टा में मामला नहीं बनता है या कार्रवाई करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो अभियुक्त को उन्मोचन कर दिया जाएगा। वह ऐसे करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा, मामला बंद हो जाएगा। अब ये सबसे बड़ा स्टेप ये है कि लोक अभियोजक को सुनने के बाद में, अभियुक्त को सुनने के बाद में, और जो मामले के समक्ष जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनका अवलोकन करने के बाद में कोर्ट इस राय पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टा मामला नहीं बनता है, प्राइमा फेस मामला नहीं बनता है, तो कोर्ट अभियुक्त को दोष मुक्त कर देगा, उन्मोचन कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा और मामला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया उन्मोचन। लेकिन सीआरपीसी की धारा 300 में जो दोहरे खतरे के विरुद्ध सुरक्षा का जो सिद्धांत दिया गया है, वो उन्मोचन के मामलों में लागू नहीं होता है। इसका अर्थ यह निकला, ऐसी दशा में ऐसी कोई बात नहीं जो प्रशासन को उस मामले में आगे अन्वेषण को रोकता है। अर्थात ऐसे मामले में आगे अन्वेषण हो सकता है और ऐसे अन्वेषण के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का साक्ष्य या सबूत मिलता है, तो ऐसी दशा में अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की जा सकती है। दोहरे खतरे का सिद्धांत ऐसे मामलों में लागू नहीं होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब अभियुक्त को उन्मोचन कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो जो अभियुक्त का जो मौलिक अधिकार है, दोहरे खतरे का सिद्धांत, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में भी दिया गया है सेक्शन 20 के अंतर्गत, कि अभियुक्त को एक ही अपराध के लिए दोबारा अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जब अभियुक्त को उन्मोचन कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो यह दोहरे खतरे का जो नियम है वो इसके ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि अभियुक्त के अगेंस्ट भविष्य में यदि उस मामले से संबंधित कोई एविडेंस या कोई दस्तावेज या कोई युक्तियुक्त साक्ष्य या सबूत मिलता है, तो उसी मामले को पुनः रीओपन किया जा सकता है और उसमें विचारण किया जा सकता है और अभियोजन की कार्रवाई पुनः संस्थित की जा सकती है और मामले को पुनः खोला जा सकता है, जिसके ऊपर दोहरे खतरे का नियम लागू नहीं होता है। और अभियुक्त को, यदि अभियुक्त के अगेंस्ट कोई ठोस सबूत मिलते हैं, तो अभियुक्त को वापस
मतलब वापस उसका विचारण किया जा सकता है। अब 227 के तहत अगर उन्मोचन कर दिया तो उसका अर्थ ये है कि अभियुक्त का विचारण किया गया है। आगे अगर प्रथम दृष्टा में मामला बनता है तो आगे कार्रवाई 228 में। यदि आगे उन्मोचन नहीं किया जाता और आगे कार्रवाई बनती है तो आरोप रचना करना, आरोप की रचना की जाती है। तो सेक्शन सीआरपीसी की 228 में आरोपों की रचना की जाती है। अगर पूर्वोक्त रूप से विचार और सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश की यह राय है, ऐसी अवधारणा करता है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो जब मामला अन्यत्र रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकता है, आरोप की रचना कर सकता है और आदेश द्वारा मामले को विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अंतरित कर सकता है। यदि जब मामला अन्यत्र सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, यदि ऐसा कोई मामला जो सेशन न्यायालय के समक्ष पहुंच गया है और कोर्ट ये समझता है कि यह मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारित नहीं है, तो कोर्ट सेशन न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की रचना कर सकता है या उस मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अंतरित कर सकता है। ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा जो है, जब मामला अन्यत्र रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की रचना करेगा। यदि मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह आरोप की रचना करेगा। तो सीआरपीसी की शेड्यूल 2 फॉरम नंबर 32 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा 476 सेक्शन 476, 211, 212, 213, 214 आरोप की अंतर्वस्तु के आधार पर आरोप बनाएगा। ठीक है। यदि मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो आरोप की रचना की जाएगी। आरोप की रचना होने पर आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि वह दोषी होने का अभिवाद करता है या आरोप विरचित किए जाने का दावा करता है, अपना बचाव करना चाहता है। तो जब सेशन न्यायालय में सेशन कोर्ट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की रचना करता है तो आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुना जाएगा, उसको उसकी एक प्रति दी जाएगी और उससे पूछा जाएगा कि वह आरोप को स्वीकार करता है या आरोपों के विरुद्ध अपना डिफेंस चाहता है। अब दोषी होने का अभिवाद पर दोषसिद्धि अभिवचन, दोषी होने का अभिवचन या दोषसिद्धि, जब कोर्ट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप फ्रेम करता है, आरोपों की रचना करता है, तो अभियुक्त आरोपों को स्वीकार करता है और उसका अभिवचन करता है। उसके आधार पर सीआरपीसी सेक्शन 229 के अंतर्गत अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाता है। यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो न्यायाधीश उस अभिभाग को लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर उसे स्वविवेकानुसार दोष सिद्धि कर सकता है। तो प्रश्न दूसरा ये है कि दोषी होने का अभिभाग करने पर, दोषी होने का अभिवचन करने पर अभियुक्त दोष सिद्ध किया जाता है तो उस स्टेटमेंट को कोर्ट लेखबद्ध करेगा और उस आधार पर उसको दोष सिद्ध कर सकता है। अभियुक्त दोषी होने का अभिभाग करे तो न्यायालय क्या करे, तो सबसे पहले 229 में सीधा 235 या 236 पर अपन चले जाएंगे, जिसके अंतर्गत दोषी होने का अभिभाग करने पर भी सबूत का भार अभियोजन पर ही रहता है। अब यह प्रश्न उठता है, भले ही से अभियुक्त ने अपना जुल्म कबूल कर लिया हो और अपने आरोप स्वीकार कर लिए गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि
अभियोजन अपना मामला साबित ना करे, क्योंकि हमेशा यह दांडिक विधि का स्वर्णिम सिद्धांत है कि सबूत का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर रहता है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन पक्ष पर रहता है, और प्रोसिक्यूशन को बिहाइंड डाउट, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट का जो बेनिफिट है वो हमेशा अभियुक्त को दिया जाता है, और अभियोजन को मामले को संदेह से परे साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर ही बना रहता है। वो यह बचाव नहीं कर सकता है कि अभियुक्त ने स्वयं दोष सिद्धि स्वीकार कर ली गई है, उसके बावजूद भी जो मामले को साबित करने का जो भार है वो हमेशा अभियुक्त पर बना रहेगा। अब उसके बाद में बयान मुलजिम सीआरपीसी सेक्शन 313, इसमें संस्वीकृति कथन को अभिलिखित किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपेक्षा की जाती है कि न्यायालय ऐसी दशा में बड़ी सावधानी से मामले के अभिलेख का निरीक्षण करे। न्यायालय अपनी संतुष्टि के लिए अभियोजन को कोई साक्ष्य या सबूत पेश करने का निर्देश दे सकता है। अगर संतुष्टि है कि प्रश्नगत अपराध अभियुक्त ने ही किया है तो कानून न्यायालय को यह इजाज़त देता है कि वह अभियुक्त को सिद्ध दोष करे। सिद्ध दोष आबद्ध नहीं है, सचेत रहना होगा तभी सिद्ध दोष करेगा। अब दोष सिद्धि के बाद दंडादेश, दोष सिद्धि के बाद में दंडादेश, अगर अभियुक्त परिवीक्षा का लाभ पाने का हक रखता है तो उसे सेक्शन 360 परिवीक्षा विधि के तहत लाभ दिया जाना चाहिए। अगर परिवीक्षा लाभ पाने का हकदार नहीं है, अगर अभियुक्त परिवीक्षा का लाभ पाने का हकदार नहीं है तो ऐसी दशा में दंड की मात्रा के बिंदु पर सुनवाई की जावे, अभियुक्त व अभियोजन दोनों को सुना जाएगा। तो सबसे पहले जब अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाता है अभियुक्त के अभिभाग पर, तो सबसे पहले उसको परिवीक्षा का लाभ, यदि वह हकदार है परिवीक्षा पर छूटने का, परिवीक्षा पर जाने के लिए, तो उसको परिवीक्षा का लाभ दिया जाएगा। यदि नहीं तो उसको दंड की मात्रा पर सुना जाएगा। इसके बाद में सेक्शन 236 में पूर्व दोष सिद्धि का तथ्य, यदि पूर्व दोष सिद्धि के बारे में आरोप में सम्मिलित है, पूर्व दोष सिद्धि आरोप में सम्मिलित है, तो आरोप में दिए गए इस तथ्य को अब पढ़कर सुनाया जावे। इसके बाद में निर्णय 354 में दी गई अपेक्षा के मुताबिक अपना फैसला सुनाए। अब सीआरपीसी 375 कहता है कि दोष सिद्धि के ऐसे फैसले के विरुद्ध, दोष सिद्धि के ऐसे फैसले के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। दोषी होने के अभिभाग के आधार पर की गई दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील नहीं होगी। दंड की मात्रा को लेकर भले ही अपील की जा सकती है, लेकिन दोष सिद्धि को लेकर अपील नहीं की जा सकती है, दोषी होने का अभिभाग ना करे तो। अब सेक्शन सीआरपीसी 375 के अंतर्गत जो अपील का चैप्टर है उसके अंतर्गत यह दिया गया है कि दोषी होने के अभिभाग पर यदि न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाता है तो उस आधार पर अभियुक्त अपील नहीं कर सकता है। हाँ, वो दंड की मात्रा को लेकर भले ही से वो अपील कर सकता है, लेकिन दोष सिद्धि के विरुद्ध वह अपील नहीं कर सकता है। अब दूसरे नेक्स्ट जो स्टेप है वो है, यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिभाग नहीं करता है तो उसके बाद में क्या प्रक्रिया होगी। अब मेन जो ट्रायल है वो अब से स्टार्ट होती है। इसमें अभियोजन के लिए साक्ष्य की तारीख, अब नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें है अभियोजन के लिए साक्ष्य की तारीख। अभियोजन के लिए साक्ष्य की तारीख कोर्ट में दी जाती है। यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिभाग नहीं करता है और इनकार करता है या विचारण चाहता है, अपना बचाव करना चाहता है, तो ऐसी दशा में न्यायाधीश अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा की तारीख निश्चित करेगा। एग्जामिनेशन, अभियोजन के जो एविडेंस मतलब विटनेस है
उनकी एग्जामिनेशन के लिए डेट निर्धारित करेगा। अभियोजन के आवेदन पर ऐसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए विवश करने के लिए आदेश का समन जारी कर सकता है। तो यदि अभियोजन कोर्ट को ये आवेदन करता है कि उसके मामले से संबंधित जो विटनेस है उनको कोर्ट में बुलाने के लिए आदेश का जारी, जैसे समन या वारंट जारी कराना चाहता है या दस्तावेज को कोई पेश कराना चाहता है, तो उसके लिए आदेश का जारी करवा सकता है। अब सीआरपीसी सेक्शन 231 में अभियोजन के लिए साक्ष्य तो नियत की गई तारीख पर न्यायाधीश ऐसे सभी साक्ष्य लेगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किए जाए। अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य आता है वह दस्तावेजी साक्ष्य हो सकता है, मौखिक साक्ष्य हो सकता है या परिस्थितिजन्य साक्ष्य हो सकता है। इसके अलावा अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा, तो परीक्षा कितने प्रकार की होती है? परीक्षा चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, मतलब मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा के माध्यम से अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षाएं की जा सकती है। अब इन सब के बाद में, मतलब एग्जामिनेशन के बाद में डॉक्यूमेंट्स, मतलब दस्तावेजों का निरीक्षण करने के बाद में, दस्तावेजियाँ जो भी दस्तावेजी साक्ष्य है या मौखिक साक्ष्य उनका सबका निरीक्षण करने के बाद में फिर होती है दोष मुक्ति, एक्विटल, मतलब सेक्शन 232 के अंतर्गत संबंध विषय के बारे में अभियोजन का साक्ष्य लेने, अभियुक्त की परीक्षा करने, मतलब अभियोजन का साक्ष्य लेने और अभियुक्त की परीक्षा करने और अभियोजन और प्रतिपक्षी को सुनने के बाद न्यायाधीश की यह राय है कि इस मामले का साक्ष्य नहीं है कि इस मामले का साक्ष्य नहीं है कि इस मामले का साक्ष्य नहीं है, मतलब प्रतिपक्ष को सुनने के बाद यह राय इस बात का साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, अभियुक्त ने अपराध किया है, मतलब अभियोजन प्रतिपक्ष को सुनने के बाद में, अभियोजन को सुनने के बाद में कोर्ट इस राय पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि उससे यह साबित होता है कि अभियुक्त ने संबंधित या आरोपित अपराध किया है। तो अभियोजन अभियुक्त पर लगाए गए अपराधों को साबित नहीं कर पाता तो न्यायाधीश दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित कर सकता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि कोर्ट के समक्ष सारे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के बाद में, अभियुक्त की एग्जामिनेशन करने के बाद में, अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा करने के बाद में, सारे दस्तावेजों को देखने के बाद में कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध जो लगाए गए आरोप है अभियोजन के द्वारा वो साबित नहीं होते हैं, तो अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में 233 सीआरपीसी के अंतर्गत अभिरक्षा प्रारंभ करना, प्रतिरक्षा। अब इसमें डिफेंस, अब इसके बाद में यहाँ से फिर वापस प्रक्रिया होती है जिसमें बचाव पक्ष का साक्ष्य पेश किया जाता है, जहां अभियुक्त को धारा 232 के तहत दोष मुक्त नहीं किया जाता है, वहाँ उससे अपेक्षा की जाती है कि अपनी प्रतिरक्षा प्रारंभ कर और वे सभी साक्ष्य जो उसके समर्थन में उसके पास है पेश करे। अब इसके बाद में कोर्ट अभियुक्त को यह कहता है कि उसके पक्ष में अपने डिफेंस, अपने बचाव में जो भी साक्ष्य है वो कोर्ट के समक्ष पेश करे। यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन
यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन, वो न्यायाधीश उसे अभिलेख फाइल करेगा। यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन करता है तो उसको फाइल करेगा। अगर अभियुक्त किसी साक्षी को हाजिर होने या दस्तावेज पेश करने के लिए या अन्य कोई चीज़ पेश कराने के लिए आदेश देने हेतु न्यायालय में आवेदन करता है तो न्यायालय इसे आदेश करेगा। ठीक है, करेगा मतलब शब्दावली में जो है करेगा, शब्दावली आबद्धकारी प्रकृति की नहीं है, क्योंकि अगर यह समझता है कि ऐसा आवेदन मिथ्या है, तंग करने वाला है या विचारण को डिले या देरी करने के आशय से किया गया है, तो ऐसे आवेदन को न्यायालय रद्द भी कर सकता है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर अभियुक्त किसी साक्षी को हाजिर होने के लिए या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए या कोई चीज़ पेश करने के लिए कोर्ट के समक्ष ये आवेदन करता है कि मतलब मेरे मामले से जुड़ा हुआ कोई साक्षी है या कोई दस्तावेज है या कोई चीज़ है जिससे मतलब मेरे अपराध को नासाबित किया जा सकता है, मेरे विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं उनको खंडित किया जा सकता है, उसके पक्ष में कोई दस्तावेज है, कोई साक्षी है, तो उसको पेश करे। अब कोर्ट ये देखेगा कि वाकई में जो अभियुक्त ने आवेदन किया है कोर्ट में किसी साक्षी को पेश करने के लिए, कोई दस्तावेज को पेश करने के लिए, तो क्या वह मामले में देरी करने के आशय से किया गया है या वह मिथ्या है। तो उसकी जांच करने के बाद में ये कोर्ट पाता है कि वाकई में ये मामला मिथ्या है तो उसको आवेदन को खारिज कर देगा। और यह पाता है कि नहीं वास्तव में इस मामले से जुड़े हुए कोई एविडेंस, सारवान एविडेंस है, तो उसके लिए कोर्ट आदेश का जारी कर सकता है। इसके बाद में है सीआरपीसी सेक्शन 234 में, इसके बाद में आर्गूमेंट होता है, बहस होती है। जब प्रतिपक्षी के गवाहों की परीक्षा पूरी हो जाती है तो अभियोजन अपने मामले का उपसंहार करेगा तथा अभियुक्त या उसका लीडर उत्तर देने का हकदार होगा। परंतु अभियुक्त या उसके लीडर ने विधि का प्रश्न उठाया है तो अभियोजन न्यायाधीश की अनुमति से सजा के बिंदु पर अपनी ओर से उत्तर प्रस्तुत करेगा। बहस क्या होती है? मुकदमे से, मामले से जो विधि और तथ्य के जो बिंदु पैदा हुए हैं, ऐसे बिंदु का स्पष्टीकरण किया जाना बहस कहलाता है। मतलब बहस क्या है? मुकदमे से या मामले से जो विधि और तथ्य के बिंदु पैदा हुए हैं, ऐसे बिंदुओं का स्पष्टीकरण किया जाना ही बहस कहलाता है। और बहस के दौरान न्यायालय की संतुष्टि के लिए या अपनी बात स्पष्ट करने के लिए विधि की संकल्पना या संकल्प किया जाता है। अब सेक्शन 235 के अंतर्गत निर्णय, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का जजमेंट, उसके बाद में मतलब बहस के बाद में दोष सिद्धि या दोष मुक्ति का कोर्ट के द्वारा, सेशन कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया जाता है। बहस और विधि के प्रश्न को सुनने के बाद न्यायालय अपना फैसला या निर्णय देगा। दोष मुक्ति, अगर अभियोजन अभियुक्त के खिलाफ मामला साबित नहीं कर पाया, दोष मुक्ति, अगर दोष मुक्ति किस परिस्थिति में की जाएगी? अगर अभियोजन अभियुक्त के खिलाफ मामला साबित नहीं कर पाता है या अभियुक्त बचाव सही कर पाता है और अभियोजन के मामले को नासाबित कर दिया है, तो अभियुक्त दोष मुक्त कर दिया जाएगा और उसी के मुताबिक न्यायालय अपना फैसला सुना देगा। मतलब अगर अभियोजन अभियुक्त के खिलाफ मामला साबित नहीं कर पाता है, अभियुक्त बचाव सही कर पाता है और अभियोजन के मामले को ना साबित कर देता है, तो अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया जाएगा। सेक्शन 353 और 354 निर्णय में लिखा जाएगा। अब इसके बाद में है दोष सिद्धि। अगर अभियोजन ने अभियुक्त के विरुद्ध अपना मामला न्यायालय की संतुष्टि तक साबित कर दिया अथवा अभियुक्त अभियोजन के मामले को नासाबित नहीं कर पाया, तो न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दिया जाता है। अब इसके बाद में है, अगर दोष सिद्ध किया जाता है तो न्यायालय क्या करेगा?
अगर अभियुक्त परवीक्षा विधि का लाभ लेने का हकदार है तो उसको सीआरपीसी सेक्शन 360 के अंतर्गत परवीक्षा का लाभ दे दिया जाएगा। अगर परवीक्षा का लाभ पाने का हकदार नहीं है तो ऐसी दशा में न्यायालय दंड की मात्रा या दंड के बिंदु पर उसको सुनवाई का अभियुक्त को युक्त मौका दिया जाएगा। इसके बाद में फिर वापस पुनः 236 पूर्व दोषसिद्धि, अगर अभियोजन ने पूर्व दोषसिद्धि का जिक्र किया है, अगर अभियोजन पूर्व दोषसिद्धि के आधार पर अभियुक्त को अधिक दंड दिलाना चाहता है तो ऐसे पूर्व दोषसिद्धि का आरोप में सम्मिलित किया था तो ऐसे अवस्था में आरोप का वह भाग जो पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में है अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा। अगर वो इनकार करता है तो ऐसी अवस्था में अभियोजन अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य पेश करने का हकदार है। यदि वह अभियुक्त उसका विरोध करता है, इनकार करता है, तो उसके लिए अभियोजन साक्ष्य पेश करेगा। ठीक है। दंड की मात्रा पर सुनने के बाद अब प्रश्न लास्ट में ये होता है कि दंड की मात्रा को सुनने के बाद में यहाँ दंड की मात्रा निर्धारित की जाएगी, मतलब दंड की मात्रा पर सुनने के बाद में दंड की मात्रा निर्धारित की जाएगी। तो दंड की मात्रा को निर्णय में अभिलिखित किया जाएगा तथा इसके बाद धारा 353 और 354 की विधि के तहत निहित प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय अपना निर्णय देगा। ठीक है। तो सीआरपीसी सेक्शन 353 और 354 के अंतर्गत निर्णय के अंतर वस्तु और निर्णय में क्या क्या चीज़ सम्मिलित होंगी वो सब इसमें दिया जाएगा। इसके बाद में सीआरपीसी सेक्शन 374, अगर अभियुक्त को दोष सिद्ध किया है तो ऐसी दोष सिद्धि के विरुद्ध उच्च न्यायालय जाने का हक है। अगर सत्र न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया जाता है तो अगर सत्र न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है तो उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट होना आवश्यक है। तो यदि सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है तो उसका उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया जाना आवश्यक है। 237 और 199 सीआरपीसी के अंतर्गत के अधीन संस्थित मामले की प्रक्रिया, मतलब उच्च अधिकारियों की मानहानि से संबंधित जो मामले हैं उनका भी विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तो उच्च अधिकारियों की मानहानि का संज्ञान व विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो विचारण की कौन सी प्रक्रिया होगी? अगर धारा 199(2) के अंतर्गत उच्च अधिकारी को मानहानि के मामले का संज्ञान सत्र न्यायालय द्वारा किया जाता है तो ऐसे अपराध का विचारण पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किए गए वारंट मामले में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाती है उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। यह प्रक्रिया धारा 244 से लेकर 248 सीआरपीसी के अंतर्गत दी गई है। तो उच्च अधिकारियों से मानहानि के संबंध में जो अपराध है उसका संज्ञान या उसकी जो विचारण की प्रक्रिया है वो वही होगी जो प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट मामलों में पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर जो संस्थित परिवाद मामले होते हैं वही प्रक्रिया यहाँ पर की जाएगी। यदि विचारण का कोई पक्षकार चाहता है या वैधा करता है तो ऐसा विचारण बंद कर दिया जाएगा। अगर ऐसे मामले में सत्र न्यायाधीश ये पाता है कि ऐसा परिवाद मिथ्या है तो परिवाद को खारिज कर दिया जाएगा। अभियुक्त दोषमुक्त या उन्मोचन जो भी स्थिति हो किया जाएगा। इसके अलावा सत्र न्यायालय परिवादी को आदेश देगा कि वह अभियुक्त को प्रतिकर दे। प्रतिकर कितना? तो प्रतिकर की मात्रा 1000 रुपये से अधिक ना हो ये निश्चित नहीं है। सत्र न्यायाधीश प्रतिकर की इतनी राशि जितनी ठीक समझे दिला सकता है, परंतु 1000 से ज़्यादा नहीं। सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा 237 के अंतर्गत प्रतिकर दिलाए जाने के आदेश के विरुद्ध परिवाद को कोई आधार उपलब्ध है तो परिवादी उच्च न्यायालय में ऐसे प्रतिकर के विरुद्ध अपील कर सकता है। अब है प्रतिकर की वसूली
क्या ऐसे प्रतिकर की अदायगी का आदेश तत्काल दिया जा सकता है? तो बिल्कुल दिया जा सकता है। उसके बाद में है कि मान लीजिए सत्र न्यायाधीश के आदेश के अनुसार परिवादी के द्वारा प्रतिकार की अदायगी कर दी है, तो क्या परिवादी अब किसी दायित्व के अधीन नहीं है, प्रत्येक दायित्व से मुक्त है? धारा 237 के अंतर्गत वह दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है, चाहे न्यायालय के आदेश के अनुसरण में परिवादी अभियुक्त की प्रतिकर की राशि की अदायगी कर दी, तो वो अपने दायित्व व दीवानी दायित्व से मुक्त नहीं होता। प्रतिकर की राशि देने के बाद भी अभियुक्त प्रतिवादी के खिलाफ दीवानी दावा दायर कर सकता है। ठीक है, संक्षिप्त में इस तरह के मामले सीपीसी के धारा 11 पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है, तो ऐसे मामलों में पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है। तो आज अपन ने सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की, जो बहुत विस्तृत टॉपिक है, जिसका नाम था विचारण, ट्रायल। तो सेशन न्यायालय के समक्ष जो ट्रायल की प्रक्रिया है वो अपन ने विस्तार से चर्चा की। कल अपन वारंट मामलों में जो क्या विचारण की प्रक्रिया होगी उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।